तो दोस्तों, आज का एपिसोड वो तबाही होने वाला है, इसीलिए इंट्रो में समय बर्बाद ना करते हुए चलिए सीधे एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, रेड जैसे ही रिवर्स स्पिरिट को तबाह करती है तो उसके बैक क्लैश में डिवाइनरी शॉक को काफी ही बड़ा क्लैश मिला होता है, जिस कारण से उसे समझ आ चुका था कि यह कोई नॉर्मल स्पिरिट की पावर नहीं है, यह जरूर येलो स्पिरिट या फिर उससे ऊपर वाले स्पिरिट की पावर है। इसीलिए वह लेडी शॉक से कहा था, अब मैं 400 सिल्वर कॉइन में काम नहीं करूंगे, मुझे कम से कम 1000 सिल्वर कॉइन चाहिए। तो लेडी शॉक पहले तो इस पर चौंकती है, पर बाद में वह इसके लिए मान चुकी थी, जिसके चलते डिवाइनरी शॉक वह खुद रेड का सामना करने के लिए वहां से निकल चुकी थी। लेकिन इसी के साथ चैप्टर खत्म हो चुका था, तो अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में जंग अभी भी मेडिटेट कर रहा था और रेड उस स्पिरिट को भगाने के बाद बोल रही थी, आखिर उसकी जैसे नीच छोटे मोटे स्पिरिट की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अपने पैरों को फैलाने के। साथ ही वह जंग को देखते हुए सोच रही थी, अगर वह अपने क्यूआई सर्कुलेशन के समय उस स्पिरिट के द्वारा मारा जाता तो यह खुद मरने के बराबर नहीं होता। लगता है कि इस बार मैंने अपने सुनहरे मौके को खो दिया है। इतने में ही वह किसी चीज को देखते हुए चौंकते हुए कहती है, असंभव, यह तो डेथ की और डार्क की है, यह तो नामुमकिन है, एक जिंदा की डेथ की को कैसे समन कर सकता है। यह बंदा जरूर कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वह बिना किसी हेल्प के खुद ही हिडन प्रिंसिपल को समझ लिया और बिना किसी जानकारी के उस समय पर क्यूआई सर्कुलेशन को प्राप्त कर लिया और अब वह जिंदा होते हुए भी डेथ की को गैदर कर सकता है। मुझे यह एडमिट करने से नफरत हो रही है, पर साथ ही वह मुझे एक्साइटेड भी कर रहा है। उसी समय जोंग अपने मेडिटेशन से बाहर आता है और अपने चारों तरफ डेथ की को देखते हुए कहता है, अब सारी चीजें मुझे समझ आ चुकी है, मुझे अपने क्यूआई को केवल रिवर्स में फ्लो करना है। इस प्रकार मेरी यह न्यू क्यूआई वह लाइफ क्यूआई की तरह बिखरता नहीं है। हालांकि दुख की बात है कि यह मेरे क्यूआई सेंटर को बनाने के लिए काफी नहीं है। तभी रेड कहती है, नस्वर, क्या सचमुच में तुम जिंदा इंसान ही हो? तो जोंग कहता है, हाँ, तुम बोल क्या रही हो, क्या तुम देख नहीं सकती, मैं बिल्कुल जिंदा तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। जिस पर रेड बताती है, हाँ मैं देख सकती हूँ, लेकिन हैरत की बात है कि कोई भी जिंदा इंसान डेथ ऑरा को अपने अंदर गैदर नहीं कर सकता, कहीं तुम्हारे अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जोंग जिसको सुन बोलता है, बकवास की बातें करना बंद करो और मुझे बताओ यहाँ पर हुआ क्या था। डीमन सेज वो घायल जमीन पर पड़ा हुआ है और चैन वो बेहोश है। तो रेड बताती है, तुम सवाल पूछने में बहुत ही ज्यादा तेज हो, लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ पर हुआ क्या था। जो सुन डीमन सेज वो तुरंत ही अपनी जगह से उठता है और जोंग के कानों में सारी चीजें बता देता है कि वह उसके पीछे क्या साजिश कर रही थी, जिसको देख रेड उसे गालियां देते हुए कहती है, तुम भिखारी मॉन्क कहीं के, तुम भी तो इसमें शामिल थे। जिस पर जोंग कहता है, अरे यार तुम लोग शांत हो जाओ। तो रेड बताती है, अगर मैं नहीं होती तो वह रिवर्स स्पिरिट तुम लोगों को अभी तक खत्म कर चुकी होती, मेरा एहसान मानो कि तुम लोग अभी तक जिंदा हो। जिसके बारे में जंग उससे पूछने ही वाला होता है, तभी उन सभी को किसी भयानक चीज के आने का आवा महसूस होता है, जिसे लेकर जंग जब रेड से पूछता है तो रेड बताती है, मॉर्टल, वह बुरी चीज तुम्हारे लिए आ रही है। इसी के साथ हम देख पाते हैं लाखों की तादाद में छोटे मोटे सभी कीड़े जंग को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया होता है। रेड जिसको देखते हुए कहती है, आखिर कौन बुद्धिमान इंसान होगा जो इन जैसे बेकार से गंदे स्पिरिट को अपना सेवक बनाएगा। तो जोंग पूछता है, आखिर ये चीज है क्या? रेड बताती है, यो माउंटेन के इमाई मोंगरियोंग में से एक जो ये आत्माएं एंशिएंट होती है, जो करोड़ों आपदाओं से बचकर समंदरों, पहाड़ों और मैदानों में अपना लाखों सालों से बसेरा बनाए रखा है, और उन्हीं में से जी यू है जिन्होंने की सांप के पूंछ वाले पक्षी का रूप ले लिया। वह इतना खतरनाक है कि उसे कर्स बीस्ट भी कहना यह कम नहीं होगा। इसी के साथ हम डिवाइनरी शॉक को देखते हैं, जो कि उसी सांपों के पूंछ वाले बीस्ट को लिए आगे बढ़ते हुए सोच रही होती है। डिवाइनरी के अंदर कोई भी अफेक्शन नहीं होता है, शायद इसलिए क्योंकि वो हर रोज अपने मौत से जूझते हैं। इसीलिए मेरे जूनियर के मर जाने के बावजूद भी मुझ में कोई दुख नहीं है, पर फिर भी मैं अपने जानने वाले के मरे हुए बॉडी को देखना नहीं चाहती, जिसे कि एक इविल स्पिरिट ने क्रूरता पूर्वक मार डाला। तो लॉर्ड जोंग तुम तैयार रहना, मैं आ रही हूँ, तुम्हें मारियोंग
का अगला भोजन बनाने के लिए। वहीं इधर हम जोंग को देखते हैं जो कि बड़ी ही सीरियस लग रहा था, क्योंकि चैन वह इन सारे हबरा दबरी के बीच भी चैन का नींद ले रहा था, जिसके चलते जोंग उसे जबरदस्त चमाटे को देते हुए उठाता है और वह तुरंत ही जागते हुए कहता है क्या हुआ क्या हुआ। जोंग बताता है बेवकूफ, अगर और ज्यादा देर हो जाता तो तुम्हारी हड्डियां तक नहीं बचती। जो सुन चैन जब अपने हाथों की ओर देखता है तो उसमें कई छेद हो चुके थे। वहीं जोंग बता रहा था अपनी इंटरनल एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट करो, पर चैन वो तो घबराते हुए कह रहा था क्या मेरा इनर पावर इन जैसों के बीच काम भी करेगा। उसी समय रेड कहती है जो भी करना है जल्दी करो, नहीं तो तुम इन कीड़ों का खाना बनकर रह जाओगे। तो जोंग पूछता है क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी। रेड बताती है नहीं, आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों ही करूं और किस लिए। जिस पर चैन बताता है आप एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में हो तो प्लीज आपको हमारी मदद करनी चाहिए। तो रेड कहती है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपनी मर्जी से अपनी लाइफ फोर्स को मुझे सौंपनी होगी, क्या तुम ऐसा करोगे। तो जोंग बोलता है चलो इसे भूल जाओ, अच्छा रहेगा हम लोग एक साथ हाथ थाम कर साथ में मर जाएं। इतना बोलते हुए वह उन कीड़ों से बचने की कोशिश करने लगता है। तो रेड कहती है चलो नश्वर एक बेट को लगाते हैं, अगर तुम इस आपदा से अपने मौत के करीब तक पहुंच जाते हो तो यह तुम्हारी हार होगी और तुम्हें अपनी लाइफ फोर्स मुझे सौंपनी होगी, लेकिन यदि तुम अपनी शक्ति से इस आपदा पर विजय पाते हो तो मैं शपथ लेती हूँ अपनी पूरी पावर के साथ तुम्हारी मदद करूंगी। जो सुनता हुआ जोंग वो जरा सा सोच में पड़ गया था। वही रेड उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। तभी जोंग एक कीड़े को मसलते हुए कहता है चलो इसे करते हैं, मुझे उम्मीद है तुम अपने वादे को निभाओगे। इसी के साथ उन सभी कीड़ों का सामना करने के लिए वो तैयार हो गया था, पर चैन बताता है इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा अधिक है, इनसे बचना बहुत ही कठिन होगा। तो जोंग कहता है किसी ऐसी चीज को ढूंढो जिससे कि हम आग लगा सके, अगर हम ऐसा करते हैं तो भले ही उनकी संख्या कितनी भी क्यों न हो वो हमारे पास नहीं आ पाएंगे। जिस पर चैन बताता है लेकिन हम आग लगाएंगे कैसे, दिया हमसे बहुत ही ज्यादा दूर है, हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। जिस पर जोंग अपने अट्रैक्शन स्पेल को कास्ट करते हुए कहता है चिंता मत करो मैं इसे करता हूँ। इसी के साथ वो उस दिया को अपने पास तुरंत ही बुला लेता है, जिसको देखता हुआ चैन वो काफी ही ज्यादा हैरान होता है और उससे पूछता है आखिरकार आपने ऐसा कैसे किया। तो जोंग बताता है मेरे पास अभी तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए समय नहीं है। इतना बोलते हुए वह उस आग को बाहर निकालते हुए सोचता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इन सारी चीजों के पीछे है कौन, क्योंकि साधारण लोग वह डिवाइनेशन और सर्वेंट स्पिरिट के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं जानते। क्या ऐसा हो सकता है कि यह लेडी सियोक हो, अगर हाँ तो पहले मुझे यहाँ पर आग लगाने दो, बाद में मैं उसके पीछे जो डिवाइनरी है उसे भी मार डालूंगा। और आगे वो कुछ कर पाता तभी हम उस डिवाइनरी को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पर आग लगाने से रोकते हुए कहती है क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं तुम्हें बिना किसी दिक्कत के इन जैसे छोटी मोटी चीजों को चुपचाप करते हुए देखती रहूंगी। बेवकूफ कहें कि मेरे पास व्हाइट आई है जिससे कि मैं दुनिया के दूसरी तरफ भी देख सकती हूँ। सही शब्दों में कहूँ तो वो मैं सब कुछ देख सकती हूँ जो तुम्हारी नॉर्मल आंखें नहीं देख सकती। मैं इस दीवार के पीछे तुम्हारे सभी षड्यंत्रों को देख सकती हूँ, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते। इतना बोलते हुए वह अपनी आंखों के पावर का यूज करती है तो वह उस दीवार के आर पार जोंग के दोनों स्पिरिटों के लाल धागे तक को देख पा रही थी। इस कारण से वह तुरंत ही उस दीवार को तोड़ती है और उन लोगों के सामने आ चुके थे, जिसको देखते हुए जोंग कहता है वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। पर वह डिवाइनरी बिना उसकी बातों पर ध्यान दिए अपनी पावर का यूज करते हुए उसके दोनों लाल रस्सियों को बड़े ही गौर से देख रही थी। उसी समय उसके पीछे डीमन सेज आता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन डिवाइनरी उसे इससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके रिवर्स स्पिरिट डीमन सेज को बुरी तरह से जमीन के अंदर दबा दिया होता है और वह खुद अपने पैरों को उसके सर पर रखते हुए कहती है ये सारी चीजें मुझ पर जरा सा भी काम नहीं करेगा, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। इतना बोलते हुए वह अपने एक थंडर तलिस्मान को बाहर निकालती है और उसे सीधे उन लोगों की ओर भेज देती है जो कि चैन से जाकर टकराता है और उसे काफी ही बड़ा झटका देता है। लेकिन जोंग चूंकि वो बच चुका था तो वह अपने खंजर को बाहर निकालता है और जैसे ही उसकी ओर आगे बढ़ने वाला होता है अटैक करने के लिए, उसी समय वही एक आंख वाला कौवा डिवाइनरी के पीछे आते हुए अपने पावर को यूज करती है और जोंग के ऊपर कई सारे कीड़ों से अटैक कर देते हैं, जिसके चलते जोंग बुरी तरह से पीछे की ओर दीवार से जाकर टकराता है। वही वह डिवाइनरी उसे देखते हुए कहती है योनमक फैमिली के तीसरे बेटे जोंग, अब समय आ चुका है कि तुम यहीं पर मर जाओ। और वे कीड़े उसके बॉडी पर
चारों तरफ से ककून की तरह बनाता हुआ उसे खाना शुरू कर दिया होता है। जोंग जिस पर कि बिना कुछ बोले उसकी बातों को चुपचाप सुने जा रहा था, जबकि डिवाइनरी वो सोच रही थी जितना मुझे लगा था यह उससे आसान था। क्या मैंने गलत सोच लिया था कि यह कोई ग्रीन स्पिरिट होगी? ये सब सोचने के बाद वह अपने पंछी को प्यार करते हुए कहती है, तुमने अच्छा काम किया, चलो यहाँ से चलते हैं, लाशों को साफ करने का काम कीरो पर छोड़ देते हैं। इतना बोलते हुए वह जा ही रही होती है, तभी उसे पीछे कुछ महसूस होता है, जिसके चलते जब वो अपने पीछे देखती है तो जोंग उसके ऊपर चढ़े हुए कीड़े वो सारे खुद ब खुद ही मरकर नीचे गिर रहे होते हैं। जिसको देखता हुआ वह डिवाइनरी वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही जोंग वह अपने खंजर को उठाता है और अपने हाथों पर काफी ही बड़ा कट को लगाता है, जिससे निकल रहे ब्लड के कांटेक्ट में जैसे ही वे सारे कीड़े आते हैं वे एक एक करके मरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन डिवाइनरी वो तो किसी और चीज को देखकर और भी ज्यादा हैरान हो चुकी थी, क्योंकि जोंग वो खुद के ब्लड से ही नहा रहा था और एक डेविल स्माइल को देता हुआ उसकी ओर डरावनी हंसी हंस रहा था। इस चीज से डिवाइनरी वो बुरी तरह से थर्रा चुकी थी। लेकिन तभी जोंग उसकी ओर भागते हुए कहता है, मुझे माफ करना तुम्हें निराश करने के लिए। मेरा हर एक ब्लड का कण वह जहरीला है जो कि तुम्हारे कीड़ों के लिए किसी कीटनाशक से कम नहीं। इसी के साथ वह जैसे ही अटैक करता है तो उसके उस अटैक से डिवाइनरी और उसका कौवा किसी तरह बचता है, पर इस कारण से अब वे दोनों अलग हो चुके थे। लेकिन इस पर ना ध्यान देते हुए डिवाइनरी सोचती है, ऐसा लगता है कि अब कीड़ों से काम नहीं चलेगा, मुझे किसी पावरफुल स्पेल को कास्ट करनी होगी। ये सब सोचने के बाद वह स्पिरिट बुल के पावर का इस्तेमाल करती है, जो कि इसकी ताकत को कई गुना तक बढ़ा दिया होता है। लेकिन जोंग अपने 8 अवेकनिंग के फर्स्ट लेवल का यूज करता है और उस कोए को एक ही झटके में पकड़ लिया था और ऐसा लग रहा था कि वो उसे वहीं पर खत्म कर देगा। जिसको देखते हुए डिवाइनरी काफी ही ज्यादा घबराते हुए कहती है, नहीं रुक जाओ। तो जोंग कहता है, चलो थोड़ी देर के लिए तो शांति हुई। वहीं डिवाइनरी उसकी ओर भागते हुए कहती है, जियो क्या तुम ठीक हो? पर तभी उसे अचानक से कुछ महसूस होता है और उसे काफी ही ज्यादा दर्द होना शुरू हो चुका था, जिसके चलते वो कहती है, यह सडन दर्द मास्टर और स्पिरिट के एक साथ जुड़े होने के कारण है। आखिरकार वो बच्चा कर क्या रहा है? इतने में ही वह कुछ और चीज को देखकर काफी ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी, क्योंकि जोंग उस स्पिरिट के इविल ऑरा को अपने अंदर सोख रहा था। जिसको देखते हुए वह डिवाइनरी कहती है, नहीं यह नहीं हो सकता, किसी भी जिंदा इंसान के लिए इविल ऑरा को सोखना यह नुकसानदायक होगा। पर यह बंदा उसके पास डार्क की के साथ साथ डेथ की भी है। रही बात जियो की तो मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने केवल उसे कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए पकड़ा था। मुझे लगा नहीं था कि उसके पास इतनी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी होगी। उसे खोना मेरे लिए निश्चित रूप से बहुत ही बड़ी कीमत है, इतना कि जितना मैं लोगों को मारकर कमाती हूँ उससे भी कहीं अधिक। ये सब सोचने के बाद वो कहती है, प्लीज रुक जाओ, अगर तुमने और उसकी एनर्जी को सोख लिया तो वह मर जाएगी, इसे बंद करो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। जो सुनता हुआ जोंग वह स्माइल करने लगता है। अगले सीन में हम लेडी शॉक के क्वार्टर को देखते हैं, जहाँ पर कि वे लोग किसी का इंतजार कर रहे थे, पर काफी देर हो जाने के कारण बॉडीगार्ड हो कहती है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड है तो क्यों ना आप अंदर चली जाए। जिस पर लेडी शॉक कहती है, मुझे बताओ तुम्हें कितना यकीन है कि वह कामयाब होगी। साथ ही वो सोच रही होती है, मैंने उस डिवाइनरी से 2 रिक्वेस्ट की है, पहला उस लिटिल बास्टर्ड का मौत और दूसरा सीक्रेट किताब। इसी तरह वो काफी कुछ सोचती है, पर आप लोगों को बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन लोगों का ध्यान अचानक ही किसी और पड़ती है और वे लोग देखते हैं कि डिवाइनरी वो वापस आ चुकी थी। जिसके चलते लेडी शॉक कहती है, चलो यह कामयाब रहा, आखिर में वह ब्रैट मरा और सीक्रेट किताब मेरे हाथ लगे, नहीं मेरे बेटे के हाथ लगे, अब वह निश्चित रूप से इस हाउस का लॉर्ड बनेगा। वो ये सब सोच रही होती है, तभी उसके दोनों ही बॉडीगार्ड कहती है, कांग्रेचुलेशन माय लेडी, आप सफल रही। तो लेडी शॉक बताती है, शुक्रिया शुक्रिया, अब और ज्यादा हल्ला मत करो तुम लोग। इतना बोलते हुए जब वह डिवाइनरी की ओर देखती है तो वो आगे नहीं बढ़ रही थी। इस कारण से वो सोचती है, आखिर क्या गलत है। इतना सोचने के बाद वो कहती है, डिवाइनरी सैक आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। जिस पर हम डिवाइनरी को देखते हैं, जो कि वह बड़ी मुश्किल में ना चाहते हुए भी कहती है, लेडी शॉक मुझे माफ करिएगा, भूत छाया आपकी रिक्वेस्ट को मना करती है, हम लॉर्ड जोंग को नहीं मार सकते। जो सुनते ही इन सभी की हालत खराब हो चुकी होती है, जबकि दूसरी तरफ डिवाइनरी सोच रही होती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, उस छोटे मॉन्स्टर ने मुझे मजबूर कर दिया इस चीज को करने के लिए जिसे करना इतना बड़ा अपमान है। इसी के साथ हम कुछ समय पहले देखते हैं, जहाँ पर कि जोंग ने उससे कहा था, मैं चाहता हूँ कि तुम लेडी शॉक को खुद के मुंह से जाकर कहो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें
तुम्हें यहाँ पर हरा भी देता हूँ तब भी वो किसी और को भेज देगी, इसीलिए तुम खुद उसे जाकर बताओ, यही एकमात्र रास्ता है। तो डिवाइनरी कहता है क्या तुम सच में भूत छाया और लेडी शॉक दोनों को ही अपने खिलाफ खड़ा करना चाहते हो? साथ ही वह सोच रही होती है अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे भूत छाया के द्वारा ट्रेटर करार दिया जाएगा, हालांकि मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। इसीलिए वह बड़े ही मुश्किल से अभी प्रेजेंट में कहती है जैसा कि आपने कहा था लॉर्ड जोंग वह स्पिरिट के द्वारा पोजेस हो चुका है, जिसके चलते आपने डिवाइनरी सिनेमायो को बुलाया था, लेकिन लॉर्ड जोंग ने उन्हें मार दिया। पर अब जबकि मैंने चेक किया तो वह किसी भी भूत प्रेत से पोजेस नहीं है, इसीलिए फिर कभी भी भूत छाया को अपनी मिशन मत दीजिएगा। ये सब बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है, जबकि लेडी सियोक वह उसकी बातों को सुनते हुए पूरी तरह से थर्रा चुकी होती है और उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलता। यहाँ तक कि उसे यह भी ध्यान नहीं होता है कि उन दोनों के बीच की बातों को बाकी के सोल्जरों ने सुन लिया होता है और वे लोग उसे पकड़ने के लिए आते हुए कहते हैं क्या तुमने सुना लेडी सियोक ने लॉर्ड जोंग को मारने का आदेश दिया था, जल्दी से उन्हें हिरासत में ले लो। सर जैंग के आदेशों पर उन सभी को अपनी ओर इस तरह आता हुआ देख लेडी सियोक के बॉडीगार्ड कहते हैं माय लेडी आउटर बिल्डिंग के मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। पर लेडी सियोक वो तो पसीने में भीगा हुआ सोच रही थी जोंग जोंग जोंग, हाँ यही सोच रही थी वो। दूसरी तरफ हम डिवाइनरी को देखते हैं जो कि वापस जोंग के पास आ चुकी थी और जब उसकी ओर देखती है तो हम देख पाते हैं जोंग उसके कौवे के गर्दन को दबाता हुआ स्माइल कर रहा था। तो डिवाइनरी कहती है तुम जो चाहते थे वो मैंने कर दिया। साथ ही वो सोच रही थी बिल्कुल ही सारी चीजें उसके हिसाब से हुई। लेडी सियोक और भूत छाया दोनों ही अब दुश्मन है। साथ ही लेडी सियोक एक ऐसी विलन बन चुकी है जो कि दूसरे यंग मास्टरों को मारने की कोशिश की है, लेकिन खैर मैं कौन ही होती हूँ इसकी चिंता करने वाले। मैंने तो खुद ही अपने सर्वेंट स्पिरिट को बचाने के लिए अपने क्लैन को धोखा दे दिया। वे अब मुझे अपने पूरी जिंदगी भर ढूंढते रहेंगे, इसीलिए अब मुझे चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए। इतना सोचने के बाद वो कहती है जैसा कि तुमने वादा किया था मुझे वो वापस दे दो। तो जोंग कहता है नहीं, इससे पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। कुछ समय बाद डिवाइनरी कहती है तो अब तुम मारियोंग के बारे में जानना चाहते हो? जोंग बताता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे जानना है उन लोगों के बारे में जो डीमन सेज जैसे सर्वेंट स्पिरिट और तुम्हारे बॉडी जैसे स्पिरिट को कंट्रोल करते हैं। जो सुन वह सोचती है तो आखिरकार वह किसी ग्रज से पोजेस नहीं था बल्कि यह उसके सर्वेंट है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है उसके जैसा एक ग्रज उसका सर्वेंट कैसे हो सकता है। इसके अलावा उसके पास एक और स्पिरिट है, यह सच में बहुत ही ज्यादा डरावना है। उसे इतना खोया खोया देख जोंग उसके पंछी के गले को दबाता हुआ कहता है क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती? तो वह बताती है नहीं मुझे करनी है। इतना बोलते हुए वह बताती है मारियम को 6 रैंकों में विभाजित किया गया है। पहला कॉर्स स्पिरिट, दूसरा पैरानॉर्मल स्पिरिट, तीसरा इम्पिस स्पिरिट, चौथा डिमोनिक स्पिरिट, पांचवा इटर्नल स्पिरिट, छठा डिवाइन स्पिरिट। यदि अच्छी तरह से बताऊं तो शापित आत्माएं वह अकेला ही काफी होती है छोटी मोटी आपदाओं को लाने के लिए, पर जब उनकी रैंक हाई हो जाती है तो वह बेहद ही खतरनाक बन जाती है। इसीलिए मैं भूत छाया का एकलौता मेंबर हूँ जो कि उन्हें कमांड कर सकती है अपने सर्वेंट के रूप में। और दूसरा गोह जो हमारे लीडर के लंबे समय से सेवा कर रहा है, वह नागो माउंटेन के बेहद ही खतरनाक गोजो स्पिरिट को कंट्रोल करता है। जबकि तीसरा हमारा लीडर है, मैं नहीं जानती उनका मांगरियोंग स्पिरिट वो कौन है, पर इतना जरूर कह सकती हूँ कि उनके स्पिरिट का लेवल वो हाई है। जो सुन जोंग कहता है शायद वह इटर्नल या फिर डिवाइन स्पिरिट में से कोई होगा। डिवाइनरी बताती है नहीं, वह उससे भी ऊपर महान प्राणियों में से एक है। उसके जैसे आत्माओं को काबू करने वाले लोगों के बारे में केवल कहानियों में ही बताई गई है, इसीलिए यह जरूर कोई शैतानी या फिर राक्षसी आत्मा होगी। आगे की सभी जानकारी तुम्हें इस किताब में मिल जाएगी। जो देखता हुआ चैन कहता है समुद्र और पहाड़ों की किताब। वही जोंग इसके लिए उसे शुक्रिया कहता है और उस स्पिरिट को देख एक इविल स्माइल करने के बाद डिवाइनरी के स्पिरिट को उसे वापस कर देता है। पर वह स्पिरिट अब काफी ही ज्यादा डर चुकी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी जोंग कहता है मैंने तुम्हारे स्पिरिट को वापस कर दिया है तो क्या तुम मुझे शुक्रिया नहीं कहोगी? जिस पर वह डिवाइनरी हल्के से उसे थैंक्स कहता है। तो जोंग कहता है जरा जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। वह डिवाइनरी जिसको सुन बड़ी ही मुश्किल से उसे थैंक यू कहती है, जिस पर जोंग उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। जबकि चैन इन सारी चीजों को देखता हुआ सोचता है वह सच में बहुत ही बड़ा घटिया कमीना है। दूसरी तरफ डिवाइनरी अब वहाँ से निकल चुकी थी और वह काफी ही ज्यादा गुस्से में थी, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी।
वहीं इधर जोंग सोच रहा था आज का दिन बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली था। अब लेडी सियो वो मेरे रास्ते में कभी भी नहीं आएगी। आगे से घर के सारे लोग उस पर अपने नजर को बनाए रखेंगे। रही बात मेरी तो मैंने उस जियो से बहुत ही बड़ी अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, जिससे कि अब मेरे पास इनफ एनर्जी है अपने क्यूआई सेंटर को बनाने के लिए। तो चलो अब मार्शल आर्ट को भी आजमाते हैं। तभी उससे चैन कहता है क्या आप इसके बारे में निश्चिंत हैं? जोंग जोसुन कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? चैन बताता है क्या आपको नहीं लगता है कि उस डिवाइनरी के मन में आपके प्रति गुस्सा होगा? तो जोंग कहता है हाँ हो सकता है, पर एक वादा तो एक वादा होता है। जिसको सुन चैन कहता है या सच में आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं है? मुझे तो लगता है वह भविष्य में आपके लिए परेशानी को खड़ी कर सकती है। तो जोंग बताता है मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या मतलब है, पर चिंता मत करो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। वैसे भी समय आ चुका है किसी का अपने वादे को निभाने का। चैन जिस पर काफी ही ज्यादा हैरान हो गया था और नीचे उस डिवाइनरी को देखते हुए कहता है जैसा आप कहे। अगले सीन में हम डिवाइनरी को वापस देखते हैं जो कि उस जगह से बहुत ही ज्यादा दूर निकल चुकी थी और अपने कौवे को देखते हुए बोलती है यह लगभग अपने मरने के कगार पर पहुंच चुकी है। जोंग भले ही तुमने इस बार मुझे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, पर याद रखना मैं वापस जरूर आऊंगी। उसी समय उससे एक आवाज कहती है ऐसा लगता है कि तुम पहले से ही अपने बदले को लेने के बारे में प्लानिंग बना रही हो। जिसको सुन वो पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी और तुरंत ही उसके अटैकों से बचती है। बाद में अपने सामने देखते हुए सोचती है यह फीलिंग आखिरकार किस तरह की है? क्या यह कोई रिवर्स स्पिरिट है? नहीं, यह तो नामुमकिन है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती क्योंकि आखिरकार कोई प्राणी इतना दुष्ट और भयानक कैसे हो सकता है? इतने में ही उसके पीछे से एक हाथ बाहर निकलता है और उसकी डिवाइन आंखों को निशाना बनाते हुए उसे वहीं पर फोड़ देती है, जिसके चलते वो घबराते हुए जब अपने सामने देखती है तो हम सभी को पता चलता है यह डेड थी जो कि अपने पावर के इस्तेमाल से पूरी जगह को लाल कर चुकी थी। बाद में उससे कहती है तुम बिना एक आंख के भी सुंदर दिखती हो, जिस पर कि वह डिवाइनरी कुछ सोच पाती उससे पहले ही उसकी आंखों से निकल रहा ब्लड वह बुरी तरह से उसके मुंह के अंदर जाना शुरू हो चुकी थी और उसके गले को चोक करना शुरू कर दिया था। इस कारण से वह कहती है नहीं नहीं मैं नहीं मर सकती, पर इसका कोई भी फायदा नहीं था। बस हम अगले सीन में देखते हैं लेडी सियो वह किसी के सामने पहुंचकर चिल्लाते हुए बोल रही थी नहीं सर सैंग मैं ऐसा नहीं कर सकती। जोंग ने मेरे खिलाफ साजिश को रचा है। भले ही मैं उसे नापसंद करती होंगी लेकिन मैं कभी भी उससे नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकती। वह जरूर डिवाइनरी के साथ मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। जिस पर कि वह बंदा उसकी इतनी सारी बातों को सुन कहता है शांत हो जाओ, जिसके चलते लेडी सियो वो बिल्कुल ही खामोश हो चुकी थी। वहीं हम उस बंदे को देखते हैं जो कि मास्टर होता है आउटर बिल्डिंग का उन बैक सैंग। पर इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगला एपिसोड इससे भी धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आप जोंग की तो ब्रूटैलिटी देखोगे ही, पर साथ ही देखोगे आप उसकी मार्शल आर्ट की दुनिया में इंटर करने की जर्नी। तो हाँ खतरनाक के साथ साथ मजेदार भी होने वाला है अगला एपिसोड। बाकी तब तक के लिए आप स्क्रीन पर वीडियो को देख सकते हो। स्टोरी जबरदस्त है, मजा आएगा आप लोगों को।